वाले समय में क्या है रणनीति, विपक्ष की तरफ से क्या है इस बार मुद्दे, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज हम जानेंगे और इसके साथ ही इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आगे जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान अशोक अरोड़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। अशोक अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी आयुष। कांग्रेस की आने वाले समय में हरियाणा में क्या कुछ रणनीति है, लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। आयुष, ओवर टू यू। तो धन्यवाद अनन्या। और एक बार फिर से हम लोग बढ़ेंगे अपने सत्र पर, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा आज मंच के जरिए आप सभी के सरोकार के जितने भी मुद्दे हैं उन सबको उठा रहा है। और ऐसे में जब आप एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं तो विपक्ष की भूमिका उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। और विपक्ष की आवाज किस तरह से हरियाणा के अंदर प्रदेश की जनता की आवाज बन रही है, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं। अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अशोक अरोड़ा जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। अशोक अरोड़ा जी, शुरुआत करते हैं विपक्ष के। इस वक्त अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो जो मुद्दा इस समय है कांग्रेस पार्टी के सामने, राहुल गांधी को लेकर के हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हुआ, क्या वजह इसके पीछे की मानते हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं या वो जिस तरह से जिन बातों को रख रहे हैं, इसलिए उनके साथ ये कार्रवाई की गई, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि उनके खिलाफ जो कोर्ट का फैसला आया उस पर एक कानून था और इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त हुई। कैसे देखें इस पूरे प्रकरण को? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा और बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति में दो ही पक्ष हुआ करते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका आप लोगों ने दिया, विपक्ष को भी आप लोगों ने अपना मौका दिया। और जहां तक आपका सवाल है आज के राजनीतिक उसमें, देखिए हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा। बहुत से जवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, बहुत से जवानों ने सीने पे गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेलें काटी, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। और देश जब आजाद हुआ, एक सपना था कि हमारा देश आजाद हुआ है, हमारा अपना संविधान होगा, प्रजातंत्र होगा, हर एक को बोलने का अधिकार होगा। और नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने बड़ी चुनौती थी, अलग अलग भाषाओं का देश था, अलग अलग जातियों और धर्म में बटा हुआ देश था, अलग अलग रियासतों का देश था, परंतु उन सबको एक ही संविधान के नीचे बांधने का काम किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा सबको एक बराबर के अधिकार दिए। परंतु आज बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि आज की जो सरकार है वो प्रजातंत्र का मायना भूल चुकी है। वो हमारे जो संविधान है उसको कमजोर कर रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर कभी सीबीआई भेज देते हैं, कभी ईडी भेज देते हैं। और अगर कोई हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, उन पर तो लठी बरसाते हैं। उन पे इनका एक ही है कि प्रजातंत्र से नहीं, लठ तंत्र से सरकार चलानी। आप देखो किस प्रकार आंगनवाड़ी आशा वर्कर गए, उन पे लठ चलाए, किसान गए, उन पे लठ चलाए। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी मांग रहे थे, जब हिमाचल ने दे दी, राजस्थान ने दे दी, तो हरियाणा को क्या इतराज था, उन पे लठ बरसाए। और जब सरपंच जो चुनी हुई पंचायत है, एक पंचायती राज में उनको अधिकार मिला है, वो मांगने गए तो उन पे लठ बरसाए। और अब राहुल गांधी जी ने जब से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा की, वो यात्रा इसीलिए थी कि इस देश में जो नफरत का और इस देश में जो डर का माहौल है इसको खत्म किया जाए। परंतु जब वो चले और लोगों का साथ मिला और फिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जब उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बननी चाहिए, तो उसकी आवाज भी दबाने का काम किया। पहली बार आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट चलने नहीं दी सत्ता पक्ष के लोगों ने, नहीं तो विपक्ष नहीं चलने। ये बात अरोड़ा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये वाकई में हम लोगों ने भी देखा कि आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो बार था, बार हाउस और जोन नहीं बिल्कुल, लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये था क्योंकि बीजेपी का इस विषय पर यह कहना है कि फैसला आया कोर्ट से और कानून के तहत उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की गई। बीजेपी कह रही है इसमें बीजेपी का क्या रोल है? नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए, प्रजातंत्र में इस प्रकार की बातें बहुत बार होती हैं। बहुत बार पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है कि जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, परंतु उन्होंने ऐसा पूरे वर्ग के लिए नहीं कहा। उन्होंने 2-3 आदमियों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि ये लोग
कि आगे मोदी ही क्यों है, तो उन पे कोर्ट ने सजा की और कोर्ट पे भी सजा तब दिलवाई, पहले इनके विधायक ने उन पे केस डाला हुआ था और फिर उसका स्थगन आदेश भी उन्होंने लिया, उस पे स्टे ले लिया अभी इसको। और जब राहुल गांधी जी ने अडानी के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों की बात उठाई तो फिर उसके ऊपर आदेश भी वापस ले लिया और सजा भी होगी। और सजा भी पता किस दिन हुई? 23 मार्च। पूरा देश तो शहीदी दिवस मना रहा था, उन शहीदों को नमन कर रहा था कि जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। और एक शहीद परिवार के लोग, राहुल गांधी के परिवार ने भी बहुत कुर्बानियां दी देश के लिए, उस परिवार को अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे थे। और अगले दिन ही आनंद फानंद में स्पीकर साहब से कह के उनकी सदस्यता रद्द करा दी। तो ये कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर बैठ गया है। और फिर अब उसको डर को कैसे निकाला जाए? अब वो गलती तो कर बैठे, जब लोग सारे खिलाफ हुए, अब उसको एक जाति से जोड़ने, ओबीसी की बात करने लगे, तो इनका अपना ये डर है। ठीक है, आज मैं ये भी देख भी रहा था कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिख दिया है और उन्होंने जो बात लिखी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि आपने कहा कि अब राहुल गांधी से डरे हुए हैं ये लोग, इसलिए इस तरह से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। प्रदेश में क्या फर्क पड़ा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के और उसके बाद जो तमाम कैंपेन हम लोगों ने देखे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, या अभी आप लोग विपक्ष आपके द्वार ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर पा रहे जनता से और क्या फायदा मिला है कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा है ये कोई वोट के लिए नहीं है। अगर वोट के लिए होते तो हिमाचल प्रदेश जाते, वोट के लिए होते तो गुजरात जाते जहां चुनाव हो रहा था। परंतु उन्होंने देश में यात्रा की नफरत और डर के विरोध में, और हरियाणा प्रदेश में भी उनका पूरा स्वागत हुआ। और जहां तक हाथ से जोड़ो हाथ प्रोग्राम, विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के चल रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश में आज की जो मौजूदा सरकार है ये हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे चला गया। रोजगार ना मिलने की वजह से हमारा प्रदेश क्या युवा नशे में चला गया। आज पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा प्रदेश में, और खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने माना। लेकिन अरोड़ा जी, एक जो बात खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी माना था कि पंजाब के साथ लगते हमारे 9 जिले नशे की चपेट में चले गए। उसका मेन कारण यही है कि जो रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी की वजह से नशे में जा रहे हैं। और नशे के साथ साथ आज जो कॉलेज है, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, आज उनमें एडमिशन लेने की बजाय हमारे बच्चे आईलेट सेंटर में जा रहे हैं और विदेशों में जा रहे हैं। आज युवा यहाँ से पलायन करके विदेश जाना चाहता है, बेरोजगारी का यहाँ पर रोजगार नहीं। बिल्कुल अरोड़ा जी, आपने कहा बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर हो गया है। जो आंकड़ों को आप लोग रखते हैं या जिस सीएमआई के आंकड़ों की आप लोग बात करते हैं, हम लोगों ने सदन में भी देखा, इसको लेकर के काफी चर्चा हुई और लगातार सत्ताधारी जो पार्टी है वो ये कहती है कि ये आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है, सीएमआई के आंकड़ों पर ही सवाल उठाते हैं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा? ये दोहरा चेहरा दिखाते हैं बीजेपी वाले हमेशा। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो सीएमआई की रिपोर्ट को आधार मांग के वोट मांगते हैं कि सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत कम है, और जब हरियाणा में आते हैं तो सीएमआई की रिपोर्ट मानते नहीं। आज इनके पास ऑथेंटिक तो कहां से आएंगे? कोई रिपोर्ट ही तो आएगी। एम्प्लॉयमेंट दफ्तर तो सारे बंद पड़े हैं। और इसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि कितनी बेरोजगारी है कि पानीपत में 5 या 6 पोस्टें पीएन की निकली हैं अपना इसमें कोर्ट्स के अंदर, और 20-25 हजार से ज्यादा युवकों ने वहां पर फार्म भरे हैं जिसमें पीएचडी भी है। तो फिर इससे ज्यादा बेरोजगारी और क्या होगी? कहाँ किसको ऑथेंटिक मान लोगे? इन्होंने तो 2021 की सेंसस भी नहीं कराई अब तक, तो कहां से आधार? मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे थे आंकड़े हमने इतनी दी, अब इतनी रहेगी। मुझे आधार बता दें क्या है? सीएमई की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में मानते हैं, हरियाणा में मानते नहीं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, चूंकि आपने कहा कि अब जो 2024 है वो बड़ा डिसाइसिव होगा और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग भरोसे की ओर से देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी अशोक तंवर जी भी थे, वो भी ये कह रहे हैं कि जो राजनीति रही हरियाणा की, लोग अब उससे उब चुके हैं, आम आदमी पार्टी उनके पास ऑप्शन है। कर्ण चौटाला जी हमारे साथ हैं, उनका यह कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल अब उनके पास ऑप्शन है क्योंकि दोनों पार्टियों को लोगों ने देख लिया है। आधार क्या है इस बार कांग्रेस पार्टी का? क्यों आपको लगता है कि 24 में कांग्रेस के साथ ही जनता जुड़ेगी? देखिए, राजनीति में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी की बात करते हैं
और हर एक को अधिकार भी है इस बात का कि वो अपनी बात कहें कि हमारी सरकार आएगी। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, अगर उनका चर्चा करेंगे, मैंने खाली बेरोजगारी की करी थी, आज तो शिक्षा के स्कूल बंद हो गए। स्कूल खोलने चाहिए थे, नहीं, और स्कूल खोलने की बजाय स्कूलों को बंद कर दिया। बहुत लंबे समय से हम भी एज एमएलए एज मिनिस्टर लोगों के बीच में स्कूल जाते थे, तो लोग कहते हैं कि हमारा स्कूल 5वीं से 8वीं कर दो, 8वीं से 10वीं कर दो, 10वीं से 12वीं कर दो, उसका दर्जा बढ़ा दो। परंतु पहली बार है जिन्होंने दर्जे घटाए, ये सरकार पहली बार है कि जिन्होंने दर्जा घटा दिया स्कूलों का। आज स्कूलों में मास्टर की जो पोस्टें थी, उनमें मास्टर लगाने की बजाय पोस्टें खत्म कर दी, स्कूल बंद कर दिए। आज जेलों में मर्ज किया, वो तो कहते हैं हमने मर्ज किया, स्कूल बंद कहाँ किया? मर्ज नहीं किया, पोस्टें खत्म करके बंद कर दी। अब इसी प्रकार जेल में बैठे अपराधी आज फिरौतियां मांगते हैं। ना जाने कितनी शहरों में डॉक्टर से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, पॉलिटिकल आदमियों से, एमएलए तक के से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। आज विकास नाम पे आप जाके ग्रामीण अंचल में छोड़ो, सेक्टरों के किसी भी शहर के जाके सेक्टर में देख लो, सड़कों की बुरी हालत हुई है। आज बिल्कुल भ्रष्टाचार, इनके एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आज लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। और घोटालों का जिक्र करूंगा तो पता नहीं कितने ही घोटाले हो गए, शराब घोटाला, दान घोटाला, जीरी घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, इनके राज में आपके माइन घोटाला, और पहली सरकार है जिसमें यूरिया का भी घोटाला हुआ है। यूरिया भी आप कहते तो हैं घोटाला, लेकिन सरकार कहती है ये घोटाले नहीं। मैं कह रहा हूं और सरकार ने, और ये तो आप लोग केवल कहते हैं। मैं जो बात आपके चैनल पे कहूंगा ऑथेंटिक कहूंगा। मैं ये कहता हूं यूरिया घोटाला की बात मैं कहता हूं कि जो यूरिया किसान को मिलना चाहिए, जब किसान को यूरिया की जरूरत होती है मार्केट से गायब कर देते हैं, और वो यमुनानगर की प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में जाके बिकता है। और सरकार ने सैंपल भराए यूरिया वहां पे फैक्ट्रियों में प्लाई के, उनमें यूरिया पाया गया। मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूं। तो इस प्रकार अगर ये सरकार हर तरह से फेल है, तो केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो हर मोर्चे पे, सड़क से लेके विधानसभा और संसद तक इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली सरकार कांग्रेस की बनानी। ठीक है, अब लेकिन अरोड़ा जी, इसी में एक सवाल मैं और जोड़ूंगा, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने ये मन बना लिया है, लोग अब आपके साथ जुड़ेंगे, तो जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप बेरोजगारी की बात करें, आप किसानों की बात करें, हरियाणा के केंद्र में ये हमेशा रहे, फिर क्या वजह रही कि सत्ता में आप लोग नहीं आ सके, या जनता ने वो फुल मेजॉरिटी आपको नहीं दी कि आप सत्ता तक बैठ पाए जाकर के? इन मुद्दों को तो आप तब भी लेकर के गए थे, तो अब क्या बदला है कि जनता आपके पास आएगी? देखिए, ये तो मैंने पहले कहा था कि राजनीति में पक्ष विपक्ष दो ही होते हैं। इन्होंने इतने लोगों को सपने दिखा दिए कि लोग सोचने लगे कि भाई अब की बार तो इनको देख लो। ये कहने लगे 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, किसान की आमदन डबल कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे। जो महंगाई को कम करने की बात करते थे, इनको आपने देखा होगा, खुद आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, कि जिस समय सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, उस समय एक सिलेंडर की फोटो लगाकर एक विज्ञापन आया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो 400 वाला 1200 रुपए में कर दिया। लोग सोच रहे थे 400 वाला 100 होगा, क्योंकि महंगाई की मार है, 400 है, 400 की बजाय हमें 100 मिलेगा, तो 1200 कर दिया। किसान की आमदन डबल करने की बात करते थे, किसान के खर्चे इतने बढ़ गए हैं आज, ये सोच भी नहीं सकते। पहली बार हुआ है कि किसान के ट्रैक्टर पार्ट्स पे जो है उस पे जीएसटी लगा, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पे जीएसटी लगा, खाद के ऊपर जीएसटी लगा, डीजल जो कांग्रेस राज था 2014 में 52 रुपए लीटर था, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम 100 से लेके $120 प्रति बैरल गए, और अब 70, 68, 67 तक है, अब 90 रुपए लीटर मिल रहा है। तो इन्होंने तो जो किसान है, किसान को आज जो मिनिमम वेजेस मिलता है ना मनरेगा के मजदूर को, आज किसान को वो भी नहीं मिल रहा है। कहते थे आमदन डबल कर देंगे किसान की, आज 2110 रुपए का गेहूं का रेट है, 2100 रुपए लागत आती है। जीरी का रेट 2040 था, 2300 रुपए इनके डिपार्टमेंट के मुताबिक उसकी लागत आती है, और रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। तो इनकी सरकार ने जो नारे दिए थे, उस नारों से इनकी सरकार आई। और दूसरी बार
कहने लगे कि अब की बार 75 पार, और आप जैसे कहने लगे 75 नहीं 85 पार, तो रह गए 40 पे, और जो इनको जमुना पार कहते थे उनके यार बन गए। तो लोगों ने दूसरी बार इनकी सरकार नहीं बनाई। नहीं, हम तो लोगों मेरा ने तो खैर कभी नहीं कहा 85 पार। आपके भाई बंदी थे जो 85 दिखा रहे थे इनके। चलिए अरोड़ा जी, एक सवाल और मेरा इसी से संबंधित है। अभी आपने बात की ओपीएस को लेकर के, तो ओपीएस का जब जिक्र हम लोग कर रहे हैं या ओपीएस को लेकर के जब आप लोग कहते हैं कि सरकार को इसको लागू करना चाहिए, तो एक बात हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ से उठती है कि भाई ओपीएस को लागू किसने किया था? हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको लागू किया, और अब आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओपीएस को हटा करके हम ओपीएस हम लाएंगे और एनपीएस को हम हटाएंगे। तो ये जब आप लोग इसको करके गए, एनपीएस को लागू करके गए, ओपीएस को हटा कर गए, तो अब कैसे करेंगे? और उस समय क्या ऐसा था जो अब बदल गया? हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब ने ओपीएस को बंद नहीं किया, ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय हुआ था, उस समय बंद हुई थी। परंतु समय के मुताबिक चीजें बदलती रहती हैं। ये नहीं है कि आज कुछ चीज है तो कल कुछ ही है। आज समय के मुताबिक जरूरत है, आज जरूरत उनकी है। अगर छत्तीसगढ़ में हो सकती है, हिमाचल में हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? तो हरियाणा प्रदेश की सरकार का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर हम ओपीएस कर देंगे खजाना खाली हो जाएगा। तो खजाना तो पहले ही इन्होंने खाली कर रखा है, कितना ही कर्जा हरियाणा प्रदेश पे चढ़ा दिया है। तो खजाना तो खाली ओपीएस से नहीं होता, खजाना जो फजूल खर्ची करते हैं उससे होता है खाली। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपने कहा कि अब आप लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं और अब 24 में ज्यादा समय भी नहीं बचा है। सवाल मेरा यह है कि 24 में अगर आप जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी को लेकर के सवाल हमेशा खड़े होते हैं, क्या एक है कांग्रेस पार्टी? सही बताइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक है। राहुल गांधी जी ने यात्रा की, आप देखिए जब मेवात से एंट्री की थी तब से आखिर तक सारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी। हाथ से जोड़ो हाथ प्रोग्राम चल रहा है, सारी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आपस में किसी के अलग प्रोग्राम होते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में एक होकर जाएगी और निश्चित रूप से देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इन बातों को हमारे साथ यहाँ पर इस मंच के माध्यम से साझा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं जनता अब उसको किस नजरिए से देखेगी ये हम 2024 में देखेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मंच लगातार जारी है, अगले कुछ महत्वपूर्ण सत्र में कुछ और खास मेहमान, उनके साथ ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। अनन्या, ओवर टू यू।